मैं हैरान रह गई जब नर्स उसे मेरे कमरे में लेकर आई। आज तक किसी मरीज को नर्स मेरे कमरे में लेकर नहीं आई। हर पेशेंट को बाहर से मेरा कमरा दिखा दिया जाता। उससे भी अधिक ताज्जुब तो तब हुआ जब उसे नर्स के साथ देखकर वह भी अकस्मात अपनी कुर्सी पर बैठी उसके सम्मान में खड़ी हो गई रही थी। माथे के मध्य में 3 तरह की बिंदियां जिसमें साड़ी वाले रंग समाये हुए थे। आंखों में काजल की गहरी लकीर। दक्षिण भारतीय सुंदरता दूर से पहचान में आ जाती है। हाँ, उसके नाम से मैं अंदाजा नहीं लगा पाई थी। हमारे घर में चमेली के पौधे लगे हुए हैं। उसके पास से फूलों की भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। बात करते करते सफेद दंत पंक्तियां चमक उठती। तिस पर उसकी मुस्कुराहट कयामत ढा देती। गजब का व्यक्तित्व। इसे अवसाद नहीं हो सकता। यह किसी और के लिए बातचीत करने आई है। उसकी फाइल में भी जो कागज लगे थे उनमें कुछ नहीं लिखा था। यही लिखा था, बस वह मिलना चाहती है। तुम तो किसी स्टेट की रानी लगती हो। मेरे पूछते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। कजरारी आंखों ने काजल बहा दिया। दासी कहें, यह पहनावा पहनना मेरी मजबूरी है। इस देश में कौन इसे हर समय पहनना चाहता है। ओह, तो यह अपने लिए आई है। तुमने अपनी फाइल में कुछ लिखा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से बात शुरू करूं। प्राइवेसी के लिए मैं नहीं चाहती कोई बात बाहर जाए। तुम्हें इस देश में कितने साल हो गए? 15। तुम्हें पता होना चाहिए इस देश में निजता के अंतर्गत अस्पताल या डॉक्टर के ऑफिस से किसी के बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं जाती। कानूनन अपराध है। पेशेंट की रजामंदी और उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कुछ नहीं जान सकता। मेरा जीवन बहुत उलझा हुआ है। हर कदम उठाते हुए डरती हूँ। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। उलझी जिंदगी तभी सुलझेगी जब इसका एक एक धागा मेरे हाथ में पकड़ाओगी। वैसे तुम दक्षिण भारत की होकर भी हिंदी बहुत अच्छी बोलती हो। जी, मुझे हिंदी मूवी देखना बहुत पसंद है। बॉलीवुड हीरो भी अच्छे लगते हैं। मूवीज देखकर तो इतनी अच्छी हिंदी बोली नहीं जा सकती, क्योंकि कोई शब्द भी साउथ के लहजे के साथ नहीं बोला गया। तुम्हें सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई हिंदी भाषी बोल रहा है। जी, कॉलेज में हिंदी मैंने सब्जेक्ट लिया था। जिसने भी तुमको हिंदी सिखाई है दाद देती हूँ। यह सुनकर वह शर्मा गई। बस मेरे लिए इतना काफी था। जब भी कोई काउंसलिंग के लिए आता है, बस एक उस बिंदु की तलाश रहती है जहां से बातचीत के द्वार खुल सकें। पेशेंट्स काउंसलिंग चाहते हैं, दिल तक पहुंचने नहीं देते और पूरी बातें बताते नहीं। बहुत कुछ छिपा जाते हैं। कई बार छिपाई गई बातें ही उनकी बीमारी की जड़ होती हैं और वही कारण होते हैं। कौन था वह? सुनते ही वह सकपका गई और आंखों पर फैला काजल अब गालों तक आ गिरा। आपने कैसे जाना? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। की आवाज में उसने कहा। बस अब तुम बता ही डालो कौन है वह। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन का दोस्त था। दरअसल हमारे पड़ोस में लखनऊ का एक बहुत ही समृद्ध परिवार रहता था। वे व्यापारी लोग थे। मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ, तभी से वे हमारे पड़ोसी थे। उनका बेटा और मैं बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे स्कूल गए, इकट्ठे कॉलेज, पक्के दोस्त थे और यही हमारा परिवार हमें समझता था। पर यह दोस्ती कब प्रेम में बदल गई हमें खुद पता नहीं चला। वह अपने खानदानी व्यापार में जाना नहीं चाहता था। आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था और मैं भी खूब पढ़ना चाहती थी और कुचिपुड़ी नृत्य में नाम कमाना चाहती थी। इसीलिए हम दोनों ने अपने प्रेम को छिपाए रखा। जब वह आईएएस ऑफिसर बना तब तक मैं भी इकोनॉमिक्स में एमए कर चुकी थी और कुचिपुड़ी के क्षेत्र में कुछ नाम बना चुकी थी। उसी ने मुझे हिंदी बोलने सिखाई, मैंने उसे तेलुगु। उसी से शादी हुई। उसने कटाक्ष करते हुए कहा, उससे शादी हुई होती तो यूं जोकर बनी आपके सामने बैठी होती। लुक एट मी। उसका परिवार बहुत मॉडर्न था। अरे तुम जोकर नहीं, बहुत सुंदर लग रही हो। मैम, आप मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं। कौन गहने कपड़े पहनकर डॉक्टर से मिलने आता है? मुझे इस पोशाक में आना पड़ा, वह भी अमेरिका में। मैम, आप सोचिए मेरा जीवन क्या होगा, कैसा होगा। मैं समझती हूँ, बस जानना चाहती हूँ कि आप दोनों अपने प्रेम को परवान क्यों नहीं चढ़ा पाए। दोनों एडल्ट थे, पढ़े लिखे थे। मैम, हम तो परवान चढ़ा लेते। जहाँ राजनीतिक सत्ता
अहम, जात बिरादरी और उससे बढ़कर नॉर्थ साउथ की बात आ जाए, वहाँ संवेदनशील हृदय क्या करें। हम दोनों परिवारों को छोड़कर अपनी दुनिया नहीं बसाना चाहते थे। परिवार की मर्जी से जीवन शुरू करना चाहते थे। जब वह आईएएस ऑफिसर बना तो उसने अपनी मम्मी पापा को हमारे घर भेजा। उसके पापा और मेरे नाना बहुत अच्छे मित्र थे। उस दिन के बाद तो न दोस्ती रही, न पड़ोस की कोई शर्म हया। ऐसा क्या हुआ? उस समय मेरे नाना हैदराबाद की राजनीति में सक्रिय थे, सत्ता में थे। साउथ की लड़की नॉर्थ के लड़के से कैसे प्यार कर सकती है? अपनी बिरादरी, अपनी पार्टी को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं घर में बड़ी थी। नाना ने अपने अहम की तुष्टि के लिए मेरे और मेरे प्यार की बलि दे दी। मैं बकरा बनी। अम्मा बहुत रोई, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। मेरी 3 छोटी बहनों की शादी कैसे होगी? भाई मुझसे छोटा है, पर वह मेरे नाना की कार्बन कॉपी है और अब वह सत्ता में है। हमारा प्रेम सब लोगों ने मिलकर गुनाह बना दिया और इसकी सजा उसके माँ बाप को मिली। वह तो पहले ही हैदराबाद से बाहर था। उसकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। उसके मम्मी पापा को बेवजह इतना तंग किया गया, उन्होंने हैदराबाद छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसके बहन भाई बाहर के देशों में रहते थे। वह अपने घर में सबसे छोटा था। जब उसके मम्मी पापा अपना व्यापार समेटकर और घर बेचकर हैदराबाद से दिल्ली अपने बेटे के पास चले गए, तब मेरे परिवार को चैन आया। और फिर तुम्हारी शादी कर दी? जी, हमारी जाति के राजसी परिवार में मेरी शादी कर दी गई। रोने दुख मनाने तक की मनाही थी। राजसी परिवार भी ऐसा जो रहता तो विदेश में है, पर देश में पक्का परंपरावादी, रूढ़िवादी और रीति रिवाजों के लिए कट्टर माना जाता है। दोहरी मानसिकता वाला। मेरे नाना का, मेरे परिवार का समाज, प्रदेश और सत्ता के गलियारों में नाम बहुत ऊंचा हो गया। मैं कुएं में धकेल दी गई। कुआं भी बेहद गहरा, जिससे निकलना अत्यंत मुश्किल। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, उसके लिए आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति चाहिए। मैं अंदर ही अंदर टूट रही हूँ। पहेलियों में बातें मुझे समझ नहीं आती। पहले की तरह अपनी बात जारी रखो। शादी हो गई, फिर क्या हुआ? मैम, शादी की रात मुझे पता चल गया मेरी शादी जिस व्यक्ति से हुई है उसे शादी से पहले ही मेरे प्रेम संबंध का पता चल गया था। फिर भी उसने मेरे से शादी की। जानती हैं क्यों? मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। मेरा परिवार सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए मेरे नाना ने बेइंतहा दौलत बटोरी हुई है। उस पर मेरे पति की नजर थी और अभी भी है, पर वह तो राजसी परिवार से है। उससे क्या होता है मैम? पैसे का लालच बुरी लत है। आगे बोलो। पहली रात ही मुझे यह भी एहसास दिलाया गया, मेरे प्रेम संबंध को जानने के बावजूद मुझे स्वीकारना मेरे पति का बड़प्पन है और उम्र भर मुझे उसका एहसान मानना पड़ेगा। और जिसे सुहागरात कहते हैं, उसका अनुभव मैं शब्दों में बता नहीं सकती। मुझे यह कहा गया, तुम लव के लिए नहीं, लस्ट के काबिल हो। प्यार तुम किसी और को कर चुकी हो। बासी औरत के साथ जो किया जाता है वही मैं तुमसे करूंगा। वह घिनौनी रात मैं भूल नहीं सकती। दूसरे दिन मैं अपनी अम्मा के पास रोई, अपना दर्द बांटा, यह सोचकर वह माँ है, औरत है, मेरी तकलीफ को समझेंगी। पर उनका उत्तर सुनकर और भी निराश हो गई। जान गई जीवन की लड़ाई मुझे अकेले लड़नी है। पहली रात के अनुभव से समझ गई मेरा जीवन कैसा बीतने वाला है। अम्मा ने क्या कहा? जो बोया है वही तो काट रही हो। मैं अम्मा की ओर देखती रह गई। उस दिन समझ में आया, भारत में स्त्रियों की दशा सुधरती क्यों नहीं। मैम, कॉलेज के दिनों में मेरी कई सहेलियां जिनकी शादी जल्दी हो गई थी, ससुराल में उनका शोषण हो रहा था। उनके पति उन्हें मारते थे, इसके बावजूद वे ससुराल में ही रहती थीं। उनके माँ बाप उन पर वहीं रहने के लिए दबाव डालते थे। हम कुछ सहेलियां बहुत हैरान होती, उनके माँ बाप को कोसती भी। अनुभवहीन थी। उस दिन लगा मैं तो उन्हीं जैसी हूँ, अब मैं उन्हीं की पंक्ति में खड़ी हूँ। प्यार पाप नहीं, प्रेम गुनाह नहीं। हाँ, मैंने प्यार किया, सच्चा, निश्चल और बेहद भोले भाव से पवित्र प्यार। पर मेरे परिवार और ससुराल ने उसे पाप बना दिया, उसे गुनाह बना दिया। सजा दी गई। सजा में दी गई हर प्रताड़ना मैंने सह ली और सह लूंगी। मुझे तोड़कर
यह मनवाने की कोशिश की जा रही है कि मैं गलत थी, मेरा प्यार गलत था, उसकी नियति खराब थी। मैं टूट नहीं रही, बस कभी कभी कमजोर पड़ती हूँ, वह भी अपनी बच्चियों के लिए। आप बच्चियों तक मुझे ले चलिए ताकि आपकी उलझन को समझ सकूं। शादी के बाद मैं जल्दी ही अमेरिका आ गई, इसी शहर में, बड़े से घर में, जहां सासू माँ भी साथ रहने आ गई। पहले दिन से इस पहनावे में बांध दी गई। यह कह दिया गया, जो सासू माँ कहती हैं वही करो, अन्यथा घर से निकाल दी जाओगी। सोचती थी अमेरिका में आकर कोई रास्ता ढूंढ लूंगी, पर मेरा पति और सास इतने शातिर हैं, सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक सांस नहीं लेने देते। फिर रात को पति को संतुष्ट करो जैसे वह चाहे। मैं पत्नी और बहू नहीं, दासी और नौकरानी लाई गई हूँ। विरोध करूं तो 2-4 थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं। किसी पार्टी में मुझे आज तक कभी लेकर नहीं गए। माँ बेटा जाते हैं, कारण इन कपड़ों में अनपढ़ और गंवार दिखती हूँ। कई बार पूछा, फिर यह पोशाक पहनने के लिए मजबूर क्यों करते हो? उत्तर देने की बजाय यह कहकर थप्पड़ मारे गए, तुम्हारी जगह घर में है, न दिल में न बाहर। शादी के बाद 1.5 वर्ष मैं हर रोज मरती रही, शारीरिक और मानसिक बहुत टॉर्चर सहा। एक समय ऐसा आया, मैं अर्ध विक्षिप्त सी हो गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन ग्रोसरी स्टोर में मुझे एक अधेड़ तेलुगु महिला मिली। मेरी सास हर जगह मेरे साथ जाती थी। एक जगह उन्हें खड़ा कर वॉशरूम जाने के बहाने मैं उस महिला के पास गई, उसे अपना फोन नंबर लिखकर दिया और कहा दोपहर 2 से 3 के बीच मुझे फोन करें। मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे गाइडेंस चाहिए, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं अपने पर्स में एक डायरी और पेन जरूर रखती थी, कहीं भी मौका मिले तो मैसेज लिख सकूं। फिर क्या हुआ? आंटी बनी ने मुझे फोन किया, मेरी सारी कहानी सुनी। उन्होंने बहुत प्यार से बात की और सलाह दी, जब भी कोई हाथ उठाए 911 कॉल करो और पुलिस बुलाओ। ऐसे हैवान उन्हीं से सीधे होते हैं। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर दुख हुआ। मैंने इस देश के सिस्टम की जानकारी लेने की कोशिश क्यों नहीं की? खैर, जब आंखें खुले वही सवेरा, कुछ ऐसा ही कहते हैं शायद। मैं बहुत घिनौनी हरकतें करता था और मुझसे करवाता। मेरी रूह हर रात मरती और हर सुबह मैं उसे जिंदा करती। वह नहीं सुन सकता, आपे से बाहर हो जाता। उसने मेरा इनकार सुनकर मुझे मारना शुरू कर दिया, तो मैंने भागकर फोन उठाया और 911 डायल कर दिया। वह मेरे पीछे भागा और उसने मुझसे फोन छुड़ाना चाहा। तब तक ऑपरेटर आ गई और मैं चिल्लाने और रोने लगी, सेव मी, माय हस्बैंड इज बीटिंग मी रूथलेसली। मुझे आए, मेरा पति मुझे क्रूरता से पीट रहा है। पति ने डरकर फोन छोड़ दिया। उसे उम्मीद नहीं थी, वह इसके लिए तैयार ही नहीं था। यकीन नहीं हुआ, 5 मिनट में 2 पुलिस ऑफिसर पहुंच गए, एक महिला और एक पुरुष। उनके आते ही मैंने उनको रो रो कर बताया, मेरा पति जब भी शहर में होता है मेरा बलात्कार करता है। मैं चीखती चिल्लाती हूँ और मेरी सासू माँ सब कुछ जानते हुए भी इग्नोर करती हैं, और मेरा पति मुझे सासू माँ के सामने ही मारता पीटता है। ये उसे कुछ नहीं कहती। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, उन दिनों मैं अर्ध विक्षिप्त अवस्था में थी। मैंने क्या क्या पुलिस को बता दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है, मेरा पति और सासू माँ सिर झुकाए बैठे थे और महिला पुलिस ऑफिसर मुझे ढांढस बंधा रही थी। मेरी दास्तां सुनकर उसकी भी आंखें नम हो गई। उस दिन पता चला यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी होती है। मेरे पति ने ऑफिसर को यकीन दिलाना चाहा मैं डिप्रेशन में हूँ, इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। तो उस पुलिस ऑफिसर ने मेरे पति को डांट दिया, कहा दिस इज कॉमन एलिगेशन फ्रॉम मेन, आई डोंट बिलीव यू। शी इज फ्रस्ट्रेटेड एंड इन पेन, शी इज नॉट सिक। मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, यह निराश है और तकलीफ में है, बीमार नहीं। मेरा पति चुप हो गया। ऑफिसर ने मेरी ओर देखकर कहा, अगर मैं रिपोर्ट दर्ज करवा देती हूँ तो वह मेरी सास और पति को पकड़कर ले जाएगी। मुझे सरकारी वकील दिया जाएगा। बलात्कार, शारीरिक और मानसिक शोषण के लिए मेरा पति लंबी जेल जाएगा, सास को भी सजा होगी। और तुमने रिपोर्ट नहीं की? मैम, मैंने कहा ना, मेरा पति बहुत चालाक और धूर्त है। उसने उसी समय हैदराबाद मेरे नाना को फोन कर दिया और तेलुगु में उनसे फटाफट बात कर ली। ऑफिसर तो समझ ही नहीं सकी। मेरे पति ने फोन मुझे दे दिया।
अब नाना लगे मुझे हड़काने। कहा, उन्हें बताने की बजाय मैंने पुलिस बुला ली। घर की इज्जत चौराहे पर नीलाम करने तुली हूँ, वह भी विदेश में। पति पत्नी में बहुत कुछ होता है, पुलिस नहीं बुलाई जाती। मुझे भी ताव आ गया। बेकसूर होते हुए भी आखिर कब तक कसूर सहती रहूं, कसूरवार ठहराई जाऊं। पहली बार नाना और अम्मा पर मेरा अंदर इकट्ठा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। जानबूझकर मैंने बात अंग्रेजी में की ताकि ऑफिसर सब सुन ले। नाना ठहरे पॉलिटिशियन, समझ गए लड़की विद्रोही हो गई है, किसी भी हद तक जा सकती है। यह भी जान गए अंग्रेजी में बात करके मैंने अपना पक्ष मजबूत कर लिया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ रहे थे। जब मैंने कहा भारतीय माँ बाप अपनी लड़कियों को खुद न मारकर मरने के लिए शादी के नाम पर खूंखार जानवरों के हवाले कर देते हैं, यह बात नाना के दिल पर लगी। उनका गला भर गया। मैंने महसूस भी किया उनका लहजा बिल्कुल बदल गया। उन्होंने रिपोर्ट न लिखवाने की विनती की और कहा वे मेरी टिकट बुक करवा रहे हैं, मैं भारत आ जाऊं, वे मेरी बात सुनेंगे। पुलिस ऑफिसर को मैंने समझाकर लौटा दिया। जाते समय लेडी पुलिस ऑफिसर अपना कार्ड मुझे दे गई। पुलिस के आने और जाने का असर यह हुआ कि उस रात मुझे कुछ नहीं कहा गया, दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा गया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। तीसरे दिन मुझे भारत के लिए एयरपोर्ट भिजवा दिया गया, क्योंकि अम्मा और नाना ने टिकट भेजकर मुझे भारत बुला लिया था। कोई मुझे छोड़ने नहीं गया, बस टैक्सी से भिजवा दिया गया। रिश्तेदारों को मेरे बारे में बता दिया था। मेरे नाना को तो सब जानते ही हैं। मेरी हालत के बारे में जब लोगों को पता चला, आप तो जानती हैं ऐसी बातें फैलते देर नहीं लगती। उड़ती उड़ती खबर मेरे नाना अम्मा के पास पहुंची, और फिर जब मैंने फोन पर पुलिस के सामने रो रो कर बात की, वे समझ गए कि मैं विद्रोह पर उतारू हो चुकी हूँ। यह उनके लिए खतरनाक हो सकता है। जोर जबरदस्ती से मुझे समझाकर काबू में नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्यार का हथकंडा अपनाया। प्यार का रास्ता नहीं, हथकंडा कहूंगी। मुझे जकड़ा ही गया। बातें तो वही पुरानी की गई, बस अंदाज बदल गया। शादी के लिए जिन बातों का जोर डाला, वही तलाक देने के लिए। अगर मैं तलाक लेती हूँ तो बहनों की शादी कैसे होगी? नाना का राजनीतिक जीवन, समाज में उनकी प्रतिष्ठा, बिरादरी में उनके नाम का क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। अर्थात मुझे कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया। मैंने नौकरी करके अकेले कहीं और रहने की इच्छा जाहिर की। अगर शहर में रहने से मेरी बेइज्जती होती है, कोई माना ही नहीं। सब यही चाहते थे मेरे पति को दूसरा चांस दिया जाए। नाना और कई रिश्तेदारों ने मेरे पति पर प्रेशर डाला और मुझ पर भी। मैंने कह दिया था अगर जॉब नहीं करने देंगे तो कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके साथ। अधिक से अधिक क्या करेंगे? जान से मार देंगे, मार दें। उसके साथ रहने से तो यहीं मर जाना बेहतर। सब डर गए। उस घर में रहकर मैंने एक बात महसूस की, सभी मतलबी हैं। भाई और बहनों को अपनी शादी की चिंता थी, मेरे नाना अम्मा को अपनी इज्जत की। मेरे अमेरिका जाने में ही सब अपनी अपनी भलाई देख रहे थे। चारों तरफ से सबका दबाव पड़ा और एक बार फिर मजबूर कर दी गई। मैंने भी शर्तों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट अपने परिवार के आगे रख दी। लिखित में इन्हें माना जाएगा तो जाऊंगी, मुंह जबानी कुछ नहीं मानूंगी। उस लिस्ट की क्या शर्तें थी? मेरे पति का सारा परिवार अमेरिका में रहता है। मेरी सासू माँ सिर्फ हमारे पास ही नहीं रहेंगी, बाकी बेटे बेटियों के पास भी जाएंगी। मैं जानती थी यह शर्त नहीं मानी जाएगी, पर वह मान ली गई। ऐसा तुम क्यों सोचती थी यह शर्त नहीं मानी जाएगी? मेरी सासू माँ का स्वभाव बहुत सख्त है और वे चाहती हैं सभी बहुएं हर समय पारंपरिक पोशाक में रहें। उनके इस आदेशवर बहुएं उन्हें बुलाने से कतराती हैं। वे सब जॉब करती हैं। अमेरिका में उनके लिए यह संभव नहीं। मेरे पति 6 भाई और 2 बहनें हैं, पर वे रहती हमारे ही साथ हैं। पर तुमने कहा कि ये शर्त मान ली गई। सुने तो सही, उस समय शर्त मान ली गई। अच्छा, और शर्तें? आपके सामने जैसे बैठी हूँ ऐसे नहीं रहूंगी। इसे तो माँ ने ही खारिज कर दिया। कहा ढंग की शर्त रख, इसे तो गृहस्थी बसने पर समझदारी से निपटा जा सकता है। शायद मैं समझदार नहीं हूँ, अभी तक निपट नहीं पाई। और कौन सी? अगर मेरा पति पति बनकर आया तभी मैं पत्नी बनूंगी, वरना मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। यह मान लिया गया। मेरा पति अगर हिंसक हुआ तो उसी पल मैं तलाक ले लूंगी। किसी की शादी, किसी की इज्जत की परवाह नहीं करूंगी। यह शर्त भी मान ली गई। मुझे आर्थिक सुरक्षा चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
सब चाहिए, इसे भी मान लिया गया। फिर तुम यहाँ आ गई। अभी तक वह सब बता रही थी, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी थी, पर मेरे इस प्रश्न पर वह चुप हो गई। मैं भी चुप रही। कुछ पलों बाद बोली, नहीं, आने से पहले मैंने उसी ऑफिसर से बात की। उसने मुझे सलाह दी अपने शहर में पहुंचते ही मैं एक रिपोर्ट दर्ज करवा दूं। अपने पति के साथ रहते अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार मेरा पति होगा। मैंने उसकी सलाह मान ली। उस ऑफिसर का घर के फोन पर फोन आया। उसने कागज तैयार कर लिए हैं, बस मुझे आकर साइन करने हैं ताकि पहली रात से ही मेरी सुरक्षा हो सके। परिवार को पता चल गया। सच कहूं, पहली बार वे सब मेरे इस रूप को देखकर डर गए। अम्मा ने नाना को मुझसे दूर ले जाकर कहा, इसका प्यार छीनकर आपने इसे घायल शेरनी बना दिया है। बेहतर होगा ये अपने घर में टिक जाए, नहीं तो तलाक करवाकर वहीं सेटल कराएं। मैंने सुन लिया। नाना और नाना का छोटा भाई मुझे अमेरिका छोड़ने आए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब जो रास्ता दिखता है इंसान उसी पर चलना शुरू कर देता है। सोचता है चलो एक न एक दिन शायद इसी से कुछ राहें तलाशी जा सके। मैं भी यही सोचकर इस शहर में आ गई। एयरपोर्ट से सीधा हम पुलिस स्टेशन गए। मैंने हस्ताक्षर किए। लेडी पुलिस ऑफिसर से मिलकर नाना और बाबाई चाचा बहुत खुश हुए और रिलैक्स भी लगे। शायद उन्हें भी मेरी सुरक्षा की चिंता थी। हम एक होटल में आ ठहरे। अगर विश्वास नहीं तो नए सिरे से जीवन क्यों शुरू करना? आपने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद कानूनन उसे फोन करके चेतावनी दे दी गई थी। पहली बार मैंने अपने नाना और बाबाई को गुस्से में गरजते सुना। राजा साहब, हमने अपनी बेटी की शादी विश्वास पर ही की थी। आपने उस विश्वास को तोड़ा, हमारी बेटी ने नहीं। आपने फोन पर बातचीत में हमें कहा था कि आप अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, तभी हम यहाँ अपनी बेटी को लेकर आए हैं। हमारी बेटी को जब यकीन हो जाएगा आप बदल गए हैं, हम खुद आकर वह रिपोर्ट वापस ले लेंगे। नए सिरे से जिंदगी इस तरह नहीं शुरू करनी तो ठीक है, तलाक की बात करते हैं। आपके लिए जो करने आए थे वही मैं अपनी बेटी के लिए कर दूंगा। वह बहुत समझदार है, बहुत सुलझी हुई है, संभाल लेगी अपनी जिंदगी। फैसला आपके हाथ में है। मेरे पति एकदम नरम पड़ गए। नाना और बाबाई यहाँ 1 महीना रहे और उस दौरान मेरे पति की सॉफ्टवेयर कंपनी खुल गई। बाबाई की कई कंपनियां हैं। हैदराबाद वाली कंपनी की एक शाखा यहाँ खोली गई जिसमें मेरे पति और मेरा आधा आधा हिस्सा रखा गया। मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बनवाया गया। बैंक में मेरे नाम का अकाउंट खुलवाया गया। दोनों कंपनियों से मेरा वेतन उसी अकाउंट में हर महीने पहुंचने लगा। जिनका मन साफ होता है वे हमेशा ही मार खाते हैं। मेरे पति ने मुझे मेरे ही जाल में फंसा दिया। मैंने कहा था मैं तो पत्नी बनकर आई थी, यही पति नहीं बना। अब वह सचमुच पति बन गया। अगले 4 सालों में 3 बच्चियां मेरी गोद में डाल दी। मैं सोचती थी क्रेडिट कार्ड मिल गया, अब मैं घर से बाहर जाऊंगी, नए रास्ते खोजूंगी। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की देखभाल करते करते मेरी जिंदगी के कई साल निकल गए। बेशक बाहरी तौर पर वह एक अच्छा पति कहलाया जाएगा जो अपनी पत्नी का बेहद ध्यान रखता है। पत्नी को एक महल नुमा घर बनवा कर दिया हुआ है। सासू माँ की देखभाल करने के लिए नौकरानी, बच्चों के लिए नैनी, मेरे लिए एक हेल्पर, घर की सफाई करने वाली, खानसामा इत्यादि कई सुविधाएं जुटाई हुई हैं। मेरा परिवार इन भौतिक सुविधाओं से बेहद खुश और संतुष्ट है। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके हैं। बहनों की शादियां हो गई हैं, भाई का भी विवाह हो गया। नाना अम्मा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके घूम फिर रहे हैं। मेरी तरफ से सभी लापरवाह हैं। अब वे मेरी चिंता करेंगे ही क्यों? यह समय मेरे पति को अपने अनुकूल लगा। उसकी बेसिक नेचर फिर से बाहर निकलनी शुरू हो गई। जबकि मैं सोचने लगी थी वह सच में बदल गया है। बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वह हमेशा पहुंचता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, और मुझे साथ लेकर जाता है। मैं बोल नहीं पाती क्योंकि वह मुझे बोलने नहीं देता। यह अलग बात है। दुनिया के कोने कोने से वह बच्चों के लिए उपहार लाता है, उनकी प्रोग्रेस की पूरी जानकारी रखता है। बच्चियों को लेकर मेरे साथ बड़ी अच्छी तरह पेश आता है। बल्कि 1-2 बार पारिवारिक उत्सवों में उसने कहा भी, शी इज अ गुड मदर, मेरी बच्चियों का बढ़िया लालन पालन कर रही है। इज दिस इज बेसिक नेचर? नो मैम,
पिछले 3 महीनों से उसकी जुबान की तलवार ने मुझे काटना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा काम का बोझ है, पर मेरी सासू माँ भी उसी तरह शुरू हो गई। तब मुझे खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। जिस वीकेंड वह घर पर होता है, जहाँ तीनों बच्चियाँ इकट्ठी होती हैं, मेरे कान में मेरे दोस्त के बारे में कोई भद्दी बात कह देता है या गंदी गाली निकाल देता है। मैं भड़क जाती हूँ। तो वह बच्चियों को कहता है, देखो तुम्हारी माँ पागल हो रही है। कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बेटी जो 13 वर्ष की है, छोटी बहन को किताब से कुछ समझा रही थी, पर वह उसे समझ नहीं पाई। मैंने बड़ी बेटी से किताब लेकर छोटी को जो 12 वर्ष की है जब समझाना चाहा, तो गुस्से में बड़ी बेटी मेरे साथ बहुत बुरी तरह से उलझ गई। मैं सख्ते में आ गई। बताते बताते वह रोने लगी। कुछ क्षण मैंने रोने दिया, फिर पूछा, क्या कहा उसने? उसने अपने आप को संभाला और कहा, मैं खुद तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, उन्हें क्या पढ़ाऊंगी। शुरू से अमेरिकन नैनी रखकर सब बहनों को पढ़ाया गया है। कहाँ क्या पहनना है, कैसे पहनना है, इसकी तमीज तक नहीं है मुझे। साड़ी पहनकर जबरदस्ती उनके स्कूल चली जाती हूँ। उनके डैड और उनकी सब बहनों को बहुत शर्मिंदगी होती है, पर डैड लेकर जाते हैं क्योंकि मैं उनकी बायोलॉजिकल माँ हूँ। और भी बहुत कुछ कहा जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। आग में भरा गया। उसने सब कुछ उगल दिया, मेरा तो भला कर दिया। मैं हर समय अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ, उनका हर काम करती हूँ, और यह भांप ही नहीं पाई मेरी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। बच्चों को महंगे महंगे उपहार देना, उन्हें रात भर उनसे बात करना, उन्हें मुझसे दूर ले जाने के हथकंडे हैं। अमेरिकन नैनी मेरे पति ने यह कहकर रखवाई थी, हम दोनों बाहर से भारत से पढ़े हैं, वह बच्चों की नींव यहाँ की एजुकेशन मुताबिक पक्की कर देगी। और मैं बेवकूफ मान गई। अपनी बेवकूफियां और अपने पति की चालाकियां एक एक कर मेरी आंखों के आगे घूम गईं। मेरा बहुत बड़ा भ्रम टूटा कि वह एक अच्छा पिता है। बच्चों को मुझसे दूर ले जाने की वह लंबी पारी खेल चुका था। अब मुझे क्रेजी साबित कर दोनों कंपनियां हथियाने के फिराक में हैं। इस बार फिर घबराकर मैंने आंटी को फोन किया। एक वही हैं जिनके साथ मेरे बहुत गहरे संबंध है। वे भी मुझे माँ सा प्यार देती हैं, निस्वार्थ प्यार। नाना और बाबाई उनके घर गए थे, डिनर उनके साथ किया था। आंटी को कहकर गए थे मैं उनके साथ अपना जो भी साझा करूं या मुझे कोई तकलीफ हो तो वो भारत में अपने रिश्तेदारों को नहीं, सीधा मेरे नाना और बाबाई को फोन करें। वो दोनों अपने फोन नंबर उन्हें दे गए थे। समय समय पर अम्मा भी उनसे बात करती रहती हैं। उन्होंने ही मुझे आपका नंबर यह कहकर दिया, आप काउंसलिंग के साथ साथ वैसे भी मेरी बहुत मदद कर सकती हैं। आंटी मेरे नाना अम्मा तक मेरी बात पहुंचा देंगी। आप मुझे गाइड कीजिए, मैं अपनी बेटियों को कैसे सही दिशा दूं। अगर मैं उन्हें सच बताती हूँ तो उनका डैडी झूठा बनता है, जिसे उन्हें स्वीकारना मुश्किल होगा। मेरा पति, उनका डैडी, मुझे झूठा साबित करने के लिए कोई भी घिनौनी चाल चल सकता है। मैं जानती हूँ, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। मेरी बच्चियां मुझसे दूर चली गईं। अब तो तय है इस पुरुष के साथ रहना मुश्किल है। मैं इसके दिमागी घोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसके साथ दौड़ भी नहीं सकती, नहीं चाहती हूँ। मेरी बच्चियां कहता है तुम आक्रोश में आ जाती हो, गुस्सा खा जाती हो और सही क्या है वह करना भूल जाती हो। अब कुछ टिप्स दे रही हूँ। प्रिटेंड करो, ढोंग करो तुम्हारे कानों में रुई पड़ी हुई है। जब भी वह कुछ कहता है तुम सुन नहीं रही और मुस्कुराती रहो। 1-2 बार जब तुम उसके उकसाने पर उत्तेजित नहीं होगी, उसे निराशा होगी। वह चिढ़कर कोई कदम उठाएगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अच्छा मुझे यह बताओ, क्या तुमने पुलिस से अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है? सच कहूँ तो वापस नहीं ली, झूठ कहूँ तो ले ली है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरे पति ने मेरे नाना अम्मा पर जोर डालकर कहा, अब सब ठीक है, पुलिस से रिपोर्ट वापस ले लेनी चाहिए। मेरी अम्मा और नाना ने मेरे पर दबाव डाला, मैंने सबसे झूठ बोल दिया और उस पुलिस ऑफिसर ने मेरा साथ दिया। रिपोर्ट अभी भी है। उसी पुलिस ऑफिसर ने मुझे सलाह दी थी। कई बार ऐसे लोग बाद में अपना रूप दिखाते हैं और वह बिल्कुल सही निकली। ऐसे कई पतियों की हरकतों से वह वाकिफ हैं। मैं समझ गई हूँ तुम्हारे पति को क्या बीमारी है, पर तुम्हें बताऊंगी नहीं। मेरे व्यवसाय के असूलों के खिलाफ है। वह मानसिक रोगी है, उसे इलाज की जरूरत है। फिलहाल इतना कहूंगी, एक सलाह यह दूंगी, समय आने पर उचित निर्णय लेना।
अभी तो तुमको अपनी बच्चियों को सच बताना है। झूठ हमेशा घातक होता है। तुम्हें बहुत पहले इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। तुम्हें बहुत पहले इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। जहर के बीज को उगने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वह वृक्ष बने। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। अगर तुम्हारा पति कोई हथकंडे अपनाता है, तुम भी पढ़ी लिखी समझदार हो। सबसे पहले से इस लिबास को उतारो। अब समय आ गया है। भावुक होकर नहीं, विवेक से काम लो। इस पोशाक को उत्सवों और त्योहारों के लिए रखो। बच्चों की पसंद के कपड़े पहनना शुरू करो। उनको सच बताओगी तभी सुखी रहोगी। बच्चे बहुत जल्दी संभल जाते हैं। तुम्हारे सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं? जी, पासपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स लॉकर में पड़े हैं। उनको स्कैन करके अपनी बच्चियों को दिखाओ। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी उपलब्धियों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं तो वे भी उन्हें दिखाओ। अपने नाना अम्मा से कहो वे बच्चों से बातें करें और उन्हें बताएं कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो और क्या हो। और छोटी बच्चियों के स्कूल में वॉलेंटियर करो। तुम स्कूल में जाओ, सबसे मिलो जुलो। तुम्हारा सच जानने और अपने पिता का झूठ पहचानने के दौरान बच्चियां उलझन में रहेंगी और उनकी अवस्था बहुत नाजुक होगी। तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी समझदारी से उठाए कदमों की बेहद जरूरत होगी उन्हें। उनकी प्रतिक्रिया तुम्हें तकलीफ दे सकती है, चोट भी पहुंचा सकती है। बच्चियों के विश्वास को ठेस पहुंचेगी। उन्हें संभालना है तुम्हें। तुम माँ हो और पति की चालों से भी बच्चों को बचाना है। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी समझदार इतनी बड़ी गलतियां कर लेगी? उन पर बात नहीं करूंगी। तुम बुद्धिमान हो, फिर अब तक कैसे नहीं जान पाई कि तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे बारे में क्या सोचती हैं? यह मुझे हैरत में डाल रहा है। मैम, बच्चियां मेरे लिबास के बारे में कई बार बात करती। मैं उन्हें राजसी परिवारों की मर्यादा, अपने प्रदेश के कल्चर, अपने परिवारों के रहन सहन के बारे में जानकारी देती, कहानियां सुनाती। कभी पलटकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिससे मुझे शक होता। आपसे बात करने के बाद समझ पाई हूँ यह चक्र शायद 2 महीने पहले ही शुरू किया गया है, जब से मुझे क्रेजी बनाए जाने का फितूर राजा साहब के दिमाग में आया है। हाँ, बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें बच्चों के दिमाग में भरी गई हैं, वह भी चुपके से। उस रास्ते को भी मैं खोजती हूँ। बाद मुझसे मिलना, जानना चाहूंगी क्या प्रोग्रेस हुई है, तभी आगे की सलाह दूंगी। 1 महीने बाद उसे पहचानना मुश्किल था। उसका कायाकल्प हो चुका था। वही नर्स फिर मुझसे पूछने आई, क्या यह वही क्वीन है? मैंने आंखों में उसे हाँ का इशारा किया। पूरी तरह से बदली हुई, नीले रंग की कॉर्पोरेट ड्रेस पहने हुए, नीले मोतियों की मैचिंग माला, कान में नीले मोतियों के टॉप्स, हाथ में लुई विटॉन का पर्स, लुई विटॉन के सैंडल, लंबे घुंघराले बालों को एक साइड से नीले मोतियों के क्लिप से बांधा हुआ। उसके चेहरे की रौनक ही और थी। सच कहूं, और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। कुर्सी पर बैठते ही उसने कहा, मैम, आप कुशल काउंसलर हैं। आपका कौशल है जो एक ही मुलाकात में आपने मेरे जीवन के मर्म को और मेरी दुविधा को समझ लिया। ऐसा धक्का लगाया, मेरी जीवन नैया पार करवा दी। मुझ में आत्मबल की बेहद कमी थी। मैं भी जान गई थी आपके टिप्स मेरे बहुत काम आए, संबल की तरह साथ रहे। आप गुस्सा नहीं हुए, पर आपके सशक्त शब्दों ने मुझे भीतर से जागृत कर दिया। मैंने रास्ते से अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीदी, जिसमें तरह तरह के स्टाइल की ड्रेसेस थीं, और साथ ही मैचिंग उपकरण भी ले लिए। यह सब चुनने में मैंने एक फैशन डिजाइनर की हेल्प ली। मैं यह सब पहले भी कर सकती थी, पर जैसा कि मैंने कहा, आत्मबल समाप्त हो चुका था। इसके कई कारण हैं। मैंने रास्ते से अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीदी, जिसमें तरह तरह के स्टाइल की ड्रेसेस थीं, और साथ ही मैचिंग उपकरण भी ले लिए। यह सब चुनने में मैंने एक फैशन डिजाइनर की हेल्प ली। मैं यह सब पहले भी कर सकती थी, पर जैसा कि मैंने कहा, आत्मबल समाप्त हो चुका था। इसके कई कारण हैं। इतनी लड़कियों की इच्छाएं समाज में अपने माँ बाप की आन बान और शान की रक्षा में मिट जाती होंगी। क्रूर पतियों के हाथों कितनों के जीवन बलि चढ़ जाते होंगे। मैं पढ़ी लिखी होकर कुछ नहीं कर पाई तो अनपढ़ों की हालत क्या होती होगी, मैं अच्छी तरह दिल की गहराइयों से समझती हूँ। बच्चियों के लालन पालन और जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभा पाऊं, बस इसी तरफ जुट गई। सोचा, पहनावे में परिवर्तन किया,
तब घर में कलह लाजमी थी। बच्चों को क्लेश से दूर रखना चाहती थी। यह नहीं समझ सकी बच्चों के मन में तो उसी पहनावे को लेकर हीनता की भावना पनप रही है। हर समय एक ही तरह के पहनावे से उनका तंग आना भी स्वाभाविक है। इसीलिए मैंने अपने पहनावे को अधिक महत्व नहीं दिया। यहाँ तो मुझे नीचे दिखाने के लिए यह सब करवाया जा रहा था, इससे भी मुझे झकझोरा। डिनर के समय मुझे पाश्चात्य पोशाक में देखकर मेरी सासू माँ भड़क उठी। ऊटपटांग बोली, मैम इतना गंदा आपको बताने में भी झिझक आ रही है, पर वह मेरे हक में गया। तेलुगु भाषा बच्चियां समझती हैं। उन्हें अजीब लगा, वे परेशान हो गई। जैसा कि उन्हें बताया गया था, हर समय भारतीय परिधान पहनना और पूरी तरह सज धज कर रहना माँ को पसंद है। फिर दादी क्यों बार बार कह रही हैं कि पारंपरिक परिधान पहनो, नहीं पहना तो वो डैड को शिकायत कर देंगी, बहुत हंगामा हो जाएगा। उनके डैड, मेरे पति बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे पारंपरिक परिधान ही पहनना चाहिए। मैंने उस रात किसी को कुछ नहीं कहा और पहली बार मैं अपनी बच्चियों को सुलाने नहीं गई। दोनों छोटी बच्चियां मेरे कमरे में मेरे पास चिंतित सी आ गईं। सोने से पहले मैं कोई ना कोई पुस्तक पढ़ती हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे यह आदत डाली थी। वह अक्सर कहता था, परेशानी में दिमाग कभी खाली मत छोड़ो, हमेशा नकारात्मक सोचता है, अपना ध्यान बांट लो, परेशानी का हल भी धीरे धीरे निकल आता है। मैं बेचैनी में पुस्तकें पढ़ती हूँ। बच्चियां मुझे पढ़ते देख हैरान रह गई, क्योंकि मैं अक्सर उन्हें सुलाने के बाद ही पढ़ती लिखती थी, इसलिए बच्चियों का भी कसूर नहीं गया। जब ये बच्चियां स्कूल जाने लगी, नैनी स्कूल के बाद आती, बच्चियों को स्कूल मैं ही छोड़ने लेने जाती। हर रोज की तरह मैं दूसरे दिन जब बच्चियों को छोड़ने जाने लगी, वे मेरी ड्रेस देखकर हैरान रह गईं। फैशन डिजाइनर ने बुटीक से कपड़े दिलवाए थे और उनके साथ का मैचिंग सब कुछ। छोटी बच्चियां खुश हो गईं। बड़ी बेटी हमेशा कार में पीछे बैठती, उस दिन आगे बैठने आई तो उड़ती सी नजर से मुझे देखा और चुपचाप बैठ गई। मैंने भी कुछ नहीं कहा। शाम को जब मैं लेने गई, छोटी बच्चियां बहुत उत्साहित होकर मिली, क्योंकि मैं एक अलग ड्रेस में गई थी और उस दिन मैंने उनके लंच बॉक्स में भी उनकी पसंद के खाने डलवाए थे। बड़ी बेटी ने मुझे गौर से देखा, कुछ बोली नहीं, चुपचाप कार में आकर बैठ गई। मैंने उनके मनपसंद रेस्टोरेंट चलने के लिए कहा। दोनों छोटी बच्चियां तो खुशी से उछल पड़ी। बड़ी बेटी खामोश रही, पर वह हमारे साथ रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ, आंटी ने एक छोटा सा ड्रामा रचा, मुझे सिर्फ उसमें हिस्सा लेने के लिए कहा। आंटी के बच्चे इसी देश में जन्मे और बड़े हुए हैं, वे आधुनिक बच्चों की नब्ज पहचानते हैं। उन्होंने इस नाटक की स्क्रिप्ट लिखी और अभिनीत भी किया। कुचिपुड़ी के शो कौन कौन से हॉल में कब कब किए, यह जानकारी आंटी ने मुझसे ले ली। मैंने तो बस बच्चों को उनके मनपसंद रेस्टोरेंट में लाना था। चलने से पहले मैंने संदेश भेज दिया। रेस्टोरेंट में उनकी बहू और 3 बेटियां पहले से ही बैठी थी। हमारे बैठते ही वे हमारी ओर देखने लगी। मेरी बेटी ने उन्हें हमारी ओर देखते हुए देखकर कटाक्ष किया, लोगों को तुम अजीब लग रही हो, सभी तुम्हारा लिबास देख रहे हैं। अरे मम्मा, सभी तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। मैं मुस्कुराती रही। उसकी उम्र ही ऐसी है जिसमें अक्सर बच्चे माँ बाप के लिए सजग हो जाते हैं। कुछ ही पलों बाद वे मेरी ओर आई, नमस्ते करके मेरा नाम लेकर पूछा, क्या मैं वही कुचिपुड़ी डांसर हूँ जिसने फला फला हॉल में शो किए थे? उन सभी हॉल के नाम उन्होंने लिए जहाँ मैंने शो किए थे। मैंने कहा, हाँ मैं वही हूँ। यहाँ उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया, जैसे फैंस अपने पसंदीदा कलाकार को देखकर बहुत खुश होते हैं, उसी तरह वे खुश हुई और कहा कि मैं उन्हें अपना नंबर दूं। मेरे साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई। वे चारों ओर से घेर कर मुझे खड़ी हो गई। वे मुझसे कुचिपुड़ी सीखना चाहती हैं और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हैं। मैंने भी उनसे कह दिया, मैं जल्दी ही स्कूल खोल रही हूँ, अब मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं। फिर मैंने उन्हें अपनी बच्चियों से मिलवाया। उन्होंने बच्चों को कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ कितनी बड़ी कुचिपुड़ी डांसर है? हम सब ने इनके शो देखे हुए हैं। फिर वे मेरा फोन नंबर लेकर वहां से चली गईं। पर बड़ी बेटी असहज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैम, यह नाटक इसलिए किया क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उस उम्र में जा रही है, उस समय में पल रही है जो विज्ञापनों का, मार्केटिंग का और प्रचार का है। उसे दूसरे माध्यमों से सुनी बातों का ज्यादा यकीन होगा। यही सोचकर यह कदम उठाया गया। उम्मीद है आप इसे बुरा नहीं समझेंगी।
झूठ नहीं बोला, जो सच था सिर्फ उसको पेश इस तरह से किया गया, एक नाटक के माध्यम से। मैं बुरा क्यों मानूंगी? सही रास्ता कोई भी हो, नैया ठिकाने पर लगनी चाहिए। इसका परिणाम जानना चाहती हूँ। जब तक हम वहाँ बैठी रही, मेरी बड़ी बेटी असहज हो रही थी। वह बार बार मेरी ओर बड़े गौर से देखती। मैंने दोनों बच्चियों के साथ हंसती बोलती उसकी असहजता से अनजान बनी बैठी रही। घर लौटकर मैं घर के कामों और दोनों छोटी बच्चियों के होमवर्क के साथ उलझ गई। मैंने बड़ी बेटी की स्टडी टेबल पर अपने सर्टिफिकेट के जीरोक्स और एक एल्बम रख दी थी, जिसमें मेरे डिग्री लेते हुए और अलग अलग शोज की तस्वीरें थी। मैंने देखा कोई मैं भी दोनों बच्चियों को उनके कुछ प्रोजेक्ट्स में उलझाकर उसके कमरे से बाहर आ गई। वह अपने डैड पर गुस्सा हो रही थी। उसने कहा, डैड, आपने हमसे हमेशा झूठ बोला। शायद उसके डैड ने कुछ पूछा होगा जो मैं नहीं सुन पाई। बेटी ने कहा उसके सामने उसकी मम्मी के सारे सर्टिफिकेट्स और कुचिपुड़ी डांस की एल्बम पड़ी है। मैं बेटी की बातें तो सुन पा रही थी, पर मुझे अपने पति की कोई बात सुनाई नहीं दी। जो कुछ भी मेरे पति ने कहा होगा, मेरी बेटी और भी ज्यादा गुस्से में बोली। मैं सिर्फ इतना सुन पाई, मॉम झूठ नहीं बोलती। आज कुछ लेडीज ने वहां मॉम को पहचाना। वे बिल्कुल अनजान थी। जस्ट टेल मी व्हाई यू लाइड। आज अम्मा भी मम्मी पर चिल्लाएं क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। अम्मा ने कहा वे आपको शिकायत लगा देंगे। डैड, आपने हमें यह कहा मॉम ऐसे रहना और ऐसे कपड़े पहनना चाहती हैं। मास्टर बेडरूम से निकालकर गेस्ट रूम में रख दिया, क्योंकि अब मैं अपने पति के साथ उस बेडरूम में नहीं सोना चाहती थी। मैंने अपने भविष्य का निर्णय ले लिया था। अब भारत से भी कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता। सब जान गए किसी तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग अब मैं सहने वाली नहीं। मैंने उस पुलिस ऑफिसर से बात कर ली और बता दिया मेरे घर में कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपना इमरजेंसी नंबर मेरे फोन पर भेज दिया। ऑफिसर मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मेरा पति सुबह ही घर पहुंच गया। उस समय बच्चे ब्रेकफास्ट खा रहे थे। मैं किचन में खड़ी थी, बच्चों के लिए जूस बना रही थी। आते ही उसने मेरे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। मैं संभल नहीं पाई। जब उसने अपनी बेल्ट उतारी मुझे मारने के लिए, तो मेरे भीतर आग सी लग गई। अपनी और बच्चों की रक्षा के लिए खड़ी हो गई। छोटी बेटियां मेरे साथ आकर लिपट गईं। बड़ी बेटी हतप्रभ हो गई। मैंने उसका चेहरा देखा और जोर से कहा, मेरा फोन उठाओ और इसमें इमरजेंसी नंबर दबा दो। उसी पुलिस ऑफिसर का है जिसके पास मैंने तुम्हारे डैडी की रिपोर्ट लिखवाई हुई है। साली बकवास करती है। कोई रिपोर्ट नहीं है बेटा। बेटा, मैंने रिपोर्ट वापस नहीं ली। तुम्हारे डैडी को गलतफहमी हो गई है, तभी मेरे ऊपर हाथ उठा दिया है। बेटी सहम गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। मेरे फोन से इमरजेंसी नंबर ढूंढने लगी। मैंने दौड़कर उसके हाथ से फोन ले लिया। अब मेरे पति ने बेल्ट से मेरे पर वार किया। मैं फुर्ती से हट गई। उसके हाथ से बेल्ट गिर गई, जिसे बेटी ने उठा लिया। वह चिल्लाया, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने रिपोर्ट वापस ले लिए। हाँ, मैंने झूठ बोला, तभी तो तुम्हारा असली रूप सामने आया। वह फिर मुझे मारने को दौड़ा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, बस अब और नहीं। उसी समय मैंने बड़ी बेटी की ओर देखा। देखो, अब क्रेजी कौन है, मैं या तुम्हारे डैड? सच और झूठ तुम्हारे सामने है, फैसला तुम लो। यह सुनकर मेरा पति वहीं कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गया। छोटी बच्चियां मेरे साथ लिपट कर रोने लगीं। मैं उनको लेकर उनके कमरे की तरफ चली गई। सास इतनी ज्यादा बोल रही थी, मुझे गालियां निकाल रही थी, बुरा भला कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे पगला गई हैं। वैसे वे सब बहुओं पर इसी तरह चीखती चिल्लाती हैं, पर उस दिन तो अति ही हो गई। तभी मेरा पति अपनी माँ पर गुस्सा हुआ। जब मैं बोल रहा होता हूँ तो तुम क्यों बोलती हो? सासू माँ ने भी पलटकर वार किया। मुझ पर क्यों गुस्सा होते हो? तुम्ही ने तो कहा था जब तुम उसे डांटना शुरू करो तो मैं भी शुरू हो जाऊं, ताकि हम दोनों मिलकर उसे पागल बना दें। मैंने पुलिस ऑफिसर को फोन कर दिया। मैं बहुत डर गई थी। अपने पति की आंखों में मैंने आग देखी थी। उसकी प्लानिंग और इरादे तो सासू माँ ने बता दिए। वह अब भी कुछ कर सकता था। मिनटों में 2 पुलिस ऑफिसर आ गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। योर हस्बैंड एंड मदर इन लॉ आर वेरी क्लेवर। दोनों अफसरों ने वापस जाते हुए मुस्कुराकर कहा। बच्चियां बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी। स्वाभाविक था, अकस्मात बहुत कुछ घट गया। मैंने तीनों को अपने बेडरूम में ही बुला लिया। वे सारी रात तरह तरह के प्रश्न पूछती रहीं। उनके प्रश्न समझदारी के और सुलझे हुए थे। मैं कहीं भी झूठ नहीं बोल सकी। उनके साथ अन्याय होता। उनकी कई तरह की शंकाएं थी, जिज्ञासाएं थी,
अपनी पूरी जिंदगी की कहानी मुझे उनके सामने रखनी पड़ी। अपना पहला प्यार भी छुपा नहीं पाई, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी की बिगड़ी और बिखरी हुई हालत का आरंभ वहीं से हुआ था। उसी रात मैंने हैदराबाद अपने अम्मा और नाना को सारी बात बता दी। उन्होंने दूसरे दिन की फ्लाइट पकड़ ली। मैंने अपने ससुराल में भी सबको बता दिया, बिल्कुल स्वस्थ घोषित कर दिया। पुलिस वाले उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। अम्मा और नाना ने आंटी और उनके पति से सलाह मशवरा करके एक वकील को तलाक और बाकी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। उसी ने मेरे पति और सास से बात की। पति ने अपनी इच्छा जाहिर की, अगर हम उसे और सासू माँ को पुलिस के हाथों छुड़वा लें, अपनी शिकायत वापस ले लें, तो वह तलाक देने को तैयार है। वकील सारे कागजात तैयार करने में जुटा है, जिसमें दोनों कंपनियों को बेचा जाएगा और उसका पैसा आधा आधा किया जाएगा। घर मुझे मिलना चाहिए, तीनों बच्चियों के साथ। बाकी 4 कारें हैं, 2 उसकी, 2 मेरी और 2 बच्चियों की। मेरे नाना अम्मा द्वारा दी गई ज्वेलरी मेरी, उसके परिवार द्वारा दी गई ज्वेलरी उसे लौटा दी जाएगी। उसके स्वभाव, उसके व्यवहार और उसकी हिंसक प्रवृत्ति को देखकर एक शर्त और रख दी गई, जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते वह उन्हें नहीं मिल सकता। बच्चों और मेरे आसपास भी देखा गया तब वही दफा लग जाएगी जिसकी वजह से वह जेल में है। 18 वर्ष के होने के बाद बच्चियों की मर्जी होगी तो वे मिल लेंगी। उसने भी एक वकील कर लिया। दोनों आपस में सब तय कर रहे हैं। नहीं जानती क्या होगा, पर एक लंबी यात्रा के बाद मुझे ठहरने का एक स्थान मिलेगा। मेरी जिंदगी में ठहराव आएगा। मेरी जिंदगी को बरसों बाद एक दिशा मिली है। अब मैं अपना जीवन अपनी बच्चियों और अपनी कला को समर्पित करना चाहती हूँ। मैं कुचिपुड़ी डांस एकेडमी खोलना चाहती हूँ। देखो क्या होता है। मैं अगली मुलाकात में बताऊंगी, रखूंगी। एक ही विजिट, एक ही मुलाकात के बाद तुम्हारी जिंदगी में इतना परिवर्तन आया, तुम्हें भूलना मुश्किल होगा। क्या तुम स्टैटिक इंडस्ट्रीज और स्टैटिक सॉफ्टवेयर कंपनी की मालकिन हो? बस इतना बतला दो। जी, वह हंसते हंसते उठ खड़ी हुई। कहानी खत्म हुई और डॉक्टर लता ने लंबी सांस ली। जितनी देर वे कहानी पढ़ती रहीं, उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके दोस्त उनके इर्द गिर्द घूम घाम कर उनके पास पड़ा अपना भोजन खाकर चले गए। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। जब आप कहानी सुनते हुए मेरे साथ यहाँ तक आ ही गए हैं और आपको कहानी यदि अच्छी लगी है, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।